हेलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सॉल्व करेंगे। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एमएचटी के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 7 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन अ कॉन्फ़िगरेशन टू ऑब्टेन एन इफेक्टिव मतलब इक्विवेलेंट इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 8/13 माइक्रोफैराड। मतलब एक देखो टोटल 7 कैपेसिटर्स है और हर कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैराड है। ऐसे 2 माइक्रोफैराड के 7 कैपेसिटेंस लिए और उसको किसी कॉम्बिनेशन में हम अरेंज कर रहे हैं। अरेंज करने के बाद जो टोटल कैपेसिटेंस आया हमारा, टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस, वो 8/13 माइक्रोफैराड आया। तो फिर ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा, मतलब कितने पैरेलल में अरेंज करें, कितने सीरीज में अरेंज करें, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो इसका एक जनरल तरीका होता है, लेकिन वो यहाँ पे इस केस में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा ना कि पैरेलल में सीरीज में अरेंज करने के बाद जोड़ा गया है। तो आप एक काम करो, देखो ज़्यादा आसान ये होगा कि आप सारे ऑप्शंस को चेक कर लो। जिसके लिए भी 8/13 माइक्रोफैराड आ गया वो आंसर सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि अगर मान लो पहला ही ऑप्शन सही हो तो जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी होगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मान लो सेम कैपेसिटर्स को, मैंने बताया भी था आपको, अगर आप सीरीज में जोड़ते हो तो मान लो टोटल आपके पास n कैपेसिटर्स है, तो आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का वो सीधा C/n हो जाएगा। अगर एक का कैपेसिटेंस C है तो जितना जोड़ोगे उतना टाइम्स कम हो जाता है टोटल कैपेसिटेंस सीरीज में। और पैरेलल में मैंने आपको बता के रखा था कि अगर मान लो सीधा सीधा आप जोड़ रहे हो पैरेलल में, तो जितना जोड़ोगे, मानो टोटल आपने n जोड़ दिया है, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा वो तो सीधा सीधा ऐड हो जाता है, तो आपका n टाइम्स C हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अब हमको पता नहीं कि कितना सीरीज में जोड़ना है, कितना पैरेलल में जोड़ना है मिला के। तो हम एक काम करते हैं, देखो एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा ना कि कुछ पैरेलल में जोड़ा गया है इस तरीके से, अब कितना जोड़ेंगे हमको पता नहीं, और उसके बाद इस कॉम्बिनेशन को फिर बाद में सीरीज में जोड़ दिया गया है। तो सीरीज में कितना जोड़ना है और पैरेलल में कितना जोड़ना है हम लोग को नहीं पता, पर इसका टोटल जो कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल इन दोनों का मिला के इक्विवेलेंट, इन दोनों के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें दे दिया गया है कि कितना होना चाहिए 8/13। तो अब हम एक काम करेंगे, एक पैरेलल वाला यहाँ पे, सॉरी पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन, भगवान क्या हो रहा है, ये किधर गया भाई, हाँ। तो यहाँ पे हम एक पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन ले लेंगे, इसको मैं CP लिख देता हूँ, और सीरीज वाला कॉम्बिनेशन ले लेंगे, इसको मैं CS लिख देता हूं, इसको हम CS लिख देते हैं। तो सीरीज में क्या होगा, देखो सीरीज वाला जो होगा वो सीधा C/n, पैरेलल वाला n/C, सबको ऐड कर देना है। इस पैरेलल और सीरीज वाले को क्या करना है, आपका इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना है। तो अगर मैं पहले ऑप्शन पे जाऊं तो पहले ऑप्शन में चेक करते हैं हम लोग, ऑप्शन ए का क्या होगा। 4 कैपेसिटर्स पैरेलल में है और 3 कैपेसिटर्स सीरीज में है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो CP बनेगा, 4 कैपेसिटर्स पैरेलल में है तो सीधा सीधा 4 × C हो जाएगा। अच्छा, C का वैल्यू उन्होंने दे के रखा हुआ है 2 है, तो 2 2 2 2 2 2 2 2 जितने भी लगेंगे, तो हम सीधा क्या करेंगे 4 × 2 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैराड। और सीरीज में जो लग रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन CS जो हमारे पास आएगा, उसमें कितना लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, तो डिवाइड हो जाएगा, 2 को 3 से डिवाइड कर दो C/n, तो 2/3 हो जाएगा। अब ये 8 और 2/3 का आपको क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना है। तो देखो दो यहाँ पे 8 और 2/3 का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/2/3, यही ना। अब हमारे पास C इक्विवेलेंट पता है हम लोग को कितना, 8/13, तो रेसिप्रोकल लोगे तो 13/8 हो जाएगा। 13/8 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 3/2 हो जाएगा। यहाँ ऊपर नीचे एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 13/8 प्लस इज इक्वल टू, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 से 12, 13 यहाँ पे 8 हो जाएगा। अरे एक सेकेंड, 1/C इक्विवेलेंट एक काम करते हैं, निकाल ही लेते हैं, इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करते हैं। 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारा C इक्विवेलेंट का वैल्यू 8/13 आ गया तो इसका मतलब हमारा कॉम्बिनेशन सही होगा। तो 1/8 प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू 1/8 प्लस ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12/8
और दैट इज इक्वल टू 13/8, और यहाँ से सी इक्विवेलेंट इसका रेसिप्रोकल है, 8/13 आ जाएगा माइक्रो फैराड। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि भाई 4 कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाया और 3 कैपेसिटर्स को अगर सीरीज में लगाया तो हमारा सी इक्विवेलेंट 8/13 आ रहा है, वही हमारा आंसर है। बाकी चेक कर लेते, क्या पता बाकी को भी चेक करना पड़े और पहले में आपका आंसर ना आए। तो अब सेकेंड केस देखोगे तो 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगाया, 2 लगाया तो 2 + 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और सीरीज वाले में बाकी 5 कैपेसिटर सीरीज में लगा दिया, तो 5 कैपेसिटर सीरीज में लगाया तो 2/5 आ जाएगा। जो भी कैपेसिटेंस है उसको नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर देना, C/N होता है ना, सीरीज में C/N होता है। अब इनका क्या करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इसका क्या आएगा बताओ, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2/5 5/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 10/4 हो जाएगा, 11/4 होगा। तो आपका C इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आ गया, 4/11 आ गया। दिस इज नॉट योर आंसर, हमको 8/13 चाहिए। वैसे C का चेक करोगे तो क्या होगा, 8/13 नहीं आएगा। अब 5 कैपेसिटर्स पैरेलल में लगा है कि ये कैपेसिटेंस आपका हो गया 5 × 2 10 हो गया, 5 × 2 10 हो गया, और 2 कैपेसिटर सीरीज में लगाया मतलब 2/2 हो गया, 2/2 दैट इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 10 और 1 का अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हो तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/1, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/1 आएगा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10/10 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्विवेलेंट सॉल्व करोगे तो आपको 10/11 आ जाएगा माइक्रोफैराड, अगेन विच इज नॉट योर आंसर। वैसे ही ऑप्शन डी भी चेक कर लोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, 2 point charges of 3 coulomb and 9 coulomb plus 3 coulomb और plus 9 coulomb repel each other with a force of 27 न्यूटन। इनके बीच में जो फोर्स है, रिपल्शन का फोर्स ही हुआ क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच का फोर्स जो है वो आपका 27 न्यूटन है। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, चार्जेस -3 कूलम आर गिवन टू ईच ऑफ दिस चार्जेस देन द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन विल बी। अगर देखो अब इसके अंदर अगर मैंने -3 और यहाँ पे 9 -3 कूलम डाल दिया, इसको -3 दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको -3 दिया तो ये 6 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे चार्ज ही नहीं है तो इनके बीच का फोर्स सीधा 0 हो जाएगा, ये तो सीधा सिंपल है, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। Surface density of a charge on a charge conducting sphere of radius r in terms of electric intensity at a distance r in free space is। अच्छा, सरफेस डेंसिटी हमें निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड E और R के टर्म्स में एक स्फीयरिकल, मतलब एक स्फीयरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे एक स्फीयर पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और इसके वजह से अगर मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0, टोटल जो भी Q चार्ज है Q अपॉन ये डिस्टेंस अगर R है तो R², ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन हमको एक्चुअली सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड E और R के टर्म्स में। तो आप एक क्या करो इस इक्वेशन में, देखो सिग्मा का फॉर्मूला जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, सिग्मा इज सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, उसका वैल्यू क्या होता है Q अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज तो Q डाला है और एरिया कितना है इसका 4πr², तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा सिग्मा 4πr²। इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4πε0 सिग्मा 4πr² अपॉन r², 4π गया तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा सिग्मा r² अपॉन ε0 r²। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला में मैंने आपको लिखा के रखा हुआ है सिनॉप्सिस में, E इज इक्वल टू सिग्मा r² अपॉन ε0 r², ये डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखा हुआ है। यहाँ से सिग्मा का वैल्यू आपको मिल जाएगा E ε0 E r², ε0 E r² अपॉन कैपिटल R², ε0 E r² अपॉन कैपिटल R², कौन सा वाला आएगा बताओ, ε0 E
एप्सिलॉन नॉट ई तो यहाँ पे आ रहा है, स्मॉल आर स्क्वायर ऊपर और कैपिटल आर स्क्वायर नीचे, ऑप्शन ए। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए दिख रहा है हमको। ठीक है, चलिए सिंपल आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन तो यार सेम लग रहा है, सेम क्वेश्चन है, सेम एज प्रीवियस। आई थिंक रिपीट हो गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है -2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम, passes through a point inside a spherical Gaussian surface. The value of point charge is nearly. Electric flux passes through a point inside a spherical Gaussian surface. पॉइंट से कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर सकता है? passes through a point inside a spherical Gaussian surface. क्या बोल रहे हैं भगवान जाने। ठीक, मेरे हिसाब से तो यही बोलना चाहते हैं कि आपका गॉसियन सरफेस है, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। आप देखो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब होता है तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर घुसता है, अंदर घुस रहा है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है। और जब आपके लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर आते हैं तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है। तो अगर मान लो लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर घुस रहा है तो इसका मतलब साफ है कि अंदर जो होगा वो आपका नेगेटिव, ओवरऑल टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। ओवरऑल मिला जुला के टोटल चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है। सिंपल सी बात है। तो अब टोटल कितना चार्ज अंदर है यही हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें करना क्या है, देखो आप चार्ज को कुछ नेगेटिव पॉजिटिव इमेजिन मत करो, चार्ज को आप क्यू ही लेके चलो। करना बस यही है कि आप फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव ले लो, अगर अंदर नेगेटिव चार्ज होगा तो अपने आप आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। टोटल चार्ज नेगेटिव ही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो वैसे ही गलत हो जाता है, या तो सी होगा या तो ए होगा। अब इसमें आप क्योंकि स्फेरिकल सरफेस गॉसियन सरफेस है, मतलब क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के लिए आप गॉस लॉ यूज कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो भी टोटल फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज जो भी अंदर होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का वैल्यू देके रखा है यहाँ पे -2 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू मान लेते हैं यहाँ पे जो अंदर है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है ये। क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ये मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ 10, 8 2 ज़ 16 17, 8 2 ज़ 16 70, 0.70 इंटू 10⁻26 हो जाएगा ये। तो ये सॉरी अप्रॉक्सीमेटली आप उसको 18 लिख सकते हो, 18 इंटू 10⁻26, क्योंकि 17.7 के टर्म्स में तो कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 1.8 ज़रूर दिख रहा है। तो आप एक 10⁻1 इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो -1.8 इंटू 10⁻25 कूलम आ जाएगा, और आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। ए और सी में से आना था, आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। If 100 joule work must be done to move an electric charge of magnitude 4 coulomb from a place A where potential is, A पर potential कितना दिया हुआ है -10 वोल्ट। तो हम लोग को क्या करना है, चार्ज भगाना है। कितना चार्ज भगाना है, 4 कूलम का। तो 4 कूलम का चार्ज हमें भगाना है, मूव करना है कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट ए से जिसका पोटेंशियल -10 दिया हुआ है टू अनदर प्लेस बी जहां का पोटेंशियल इन्होंने V दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ V इज, और यही V हमको ढूंढना है, और इन्होंने बोला है कि इस केस में जो वर्क डन होगा वो 100 जूल होगा। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B है ना, वर्क डन फ्रॉम A टू B जो है वो आपका कितना दे के रखा हुआ है, 100 जूल है। A से B की ओर लेके जा रहे हैं, वर्क डन फ्रॉम A टू B दिया हुआ है। अब मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया था, पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB, और यहाँ पे देखो अगर A से लेकर B तक भगाया जा रहा है तो आप VB - VA का फॉर्मूला यूज़ करना। VB - VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B। यहाँ पे ऑर्डर उल्टा होता है, ये B और A है तो यहाँ पे A और B है, डिवाइडेड बाय चार्ज। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। बस ये एक बार ऑर्डर सही आ गया, क्योंकि यहाँ पे A B B A कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, फिर आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, या मतलब गलत भी कर देगा वो वैल्यू। अगर मान लो सपोज करो आपने ऑर्डर उल्टा कर दिया तो आंसर आपको गलत दे देगा। ऑर्डर सीधा ध्यान रखना है कि इधर B और A है तो यहाँ A और B होगा, क्योंकि हमें A और B का वर्क डन दिया था तो यहाँ B और A ही लेना है। अब VB की जगह पे V आ जाएगा, VA की जगह पे यहाँ पे -10 आ जाएगा, इज इक्वल टू वर्क डन आपका 100 हो जाएगा, चार्ज आपका टोटल 4 दे के रखा हुआ है।
तो ये हो जाएगा v प्लस 10 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 4 विल बी 25, और ये 25 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो आपका 15 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस ठीक है, तो 15 वोल्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A uniformly charged conducting sphere of diameter 14 cm has a surface density of 80 microcoulomb per meter square। ठीक है, स्फीयर का डायमीटर दे के रखा हुआ है, तो डायमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब हमको रेडियस पता चल जाएगा। रेडियस इसका आधा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 7 इंटू 10⁻² मीटर आ जाएगा। 7 इंटू 10⁻² मीटर रेडियस है स्फीयर का। ठीक है, और ठीक है, और हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। अब देखो कूलम को माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 80 इंटू 10⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आपका चार्ज डेंसिटी हो गया। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज नियरली परमिटेड, इज नियरली। अच्छा ओके, अब यहाँ पे देखो कंडक्टिंग स्फीयर है और इसमें आप मान लो ये चार्ज देके रखा हुआ है। बोला ये गया है कि इस सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए सरफेस पे आप क्या करो, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, गॉसियन क्लोज सरफेस ड्रॉ कर दो। अब उस क्लोज सरफेस के अंदर इसके अंदर जितना चार्ज है उतना चार्ज है, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स निकालने का, क्लोज सरफेस है तो हम लोग गॉस लॉ यूज कर सकते हैं, दैट इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और टोटल चार्ज इसके अंदर कितना एनक्लोज्ड है, क्यू मान लेते हैं सरफेस के अंदर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। क्यू कैसे निकलेगा, क्यू निकलेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूला से। आर का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा आर यहाँ पे हाँ सिग्मा के टर्म्स में निकल जाएगा, आर चाहिए रहेगा वो, सॉरी। तो इक्वेशन 1 डाल दो। अब देखो सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया होता है स्फीयर का 4πr², तो क्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिग्मा 4πr²। अब यार ये क्वेश्चन तो कैलकुलेशन वाला हो गया और कुछ नहीं, उसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो। पुट इन इक्वेशन 1, तो आपका फ्लक्स बन जाएगा सिग्मा, क्यू का वैल्यू डाल दो 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बस वैल्यू डालना है। सिग्मा का वैल्यू क्या है, सिग्मा का वैल्यू 80 इंटू 10⁻6 है, 80 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस 7 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, 7 7 से 49 होगा, मैं डायरेक्टली स्क्वायर कर रहा हूँ, आर स्क्वायर 7 इंटू 10⁻49 इंटू 10⁻4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻12, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन अगर यूज़ करें तो काम शायद बन जाए, क्योंकि कैलकुलेशन तो थोड़ा सा टफ हो चुका है। चलिए देखते हैं अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके, क्योंकि वैल्यूज़ वैसे एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है, अलग अलग है, तो अप्रॉक्सीमेशन यहाँ चल जाएगा। इसको आप मान के चलो 9 और इसको मान के चलो 3, तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा हो जाएगा। और उसके अलावा आप एक काम करो, इसको 4 तो है ही, इसको 50 मान लो, तो 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 200। 200 इंटू 80, तो 80 इंटू 200 ऐसा मान के चलो। और मेरे हिसाब से ये 4 भी तो गया, ये भी गया, ये भी हो गया, इसका भी काम हो गया, और 80 भी हो गया, 200 भी लिख दिया हम लोगों ने। तो अब यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, 10⁻6 10⁻4 10⁻10 हो जाएगा, नीचे 10⁻12 होगा, और डिवाइडेड बाय 3। ऊपर 2 0 और चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 2 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1000, और 10 का 2 पावर और आ जाएगा, तो 16 डिवाइडेड बाय 3 अगर करोगे तो यार नंबर यहाँ पे 6 4 10, 10 में से 2 गया, 2 ऊपर आ गया, तो 16 डिवाइडेड बाय 3 किलो वेबर तो आ रहा है, लेकिन ठीक है चलेगा, देखते हैं। ये तो 5 नंबर पे चले जा रहा है। 3 3 3 3 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 5 15
0.33 आ जाएगा इंटू 10 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से दो नंबर निकाल के इसको दे दो तो ये हो जाएगा आपका 533 किलो वेबर, 533 किलो वेबर। तो मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन बी है, वो बी आ जाएगा। ठीक है, इस लॉजिक के हिसाब से। क्या पता, थोड़ा देखो अप्रॉक्सीमेशन में थोड़ा डर भी रहता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि 5 का 6 हो गया तो डायरेक्ट ये नंबर पहुँच जाएगा, 4 हो गया तो वो नंबर पहुँच जाएगा। वैसे उतना पहुँचना नहीं चाहिए क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे बहुत दूर दूर नंबर है तो इसमें काम कर जाएगा अप्रॉक्सीमेशन। मैं फिर भी एक बार कैलकुलेटर से कंफर्म कर देता हूँ, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, इसको कैलकुलेशन तो इसका करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 80 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 49 डिवाइडेड बाय 8.85, 5563 आ रहा है। यही आंसर आ रहा है, बोला ना मैंने आपको। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेशन काम कर जाएगा आपका 5563। तो 5563 आ रहा है, 560 कैसे आ गया ये, मतलब 556 आ रहा है। 556 को आप 560 लिख सकते हो। यहाँ पे भी भाई इन्होंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही देके रखा हुआ है, ऑप्शन बी आएगा और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इनका सोल्यूशन चेक कर लो मैं। क्वेश्चन नंबर 50 का इनका 556 ही आ रहा है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली ही आ रहा है, मतलब 560 तो आ भी रहना ही, सॉल्व भी करोगे ना एक्चुअली कैलकुलेटर से 556 ही आएगा इसका आंसर। तो ठीक है, इतना चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये तो बस कैलकुलेशन की बात है। द पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स हैव देयर प्लेट एरियाज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 500 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ऐसा क्यों लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व करके रखा हुआ है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, इनका जो एरिया है A1 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे वाले का एरिया A2 500 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिव। दे हैव द सेम चार्ज एंड पोटेंशियल, दोनों का चार्ज और पोटेंशियल सेम है। तो अब देखो C इज इक्वल टू क्यू, हाँ ये आई थिंक सॉल्व किया हुआ है। चार्ज भी सेम है, पोटेंशियल भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों का कैपेसिटेंस भी सेम होगा, सेम कैपेसिटेंस। दे हैव द सेम चार्ज एंड पोटेंशियल, मतलब कैपेसिटेंस भी सेम हो गया। इफ अगर कैपेसिटेंस भी सेम है तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज 5 mm एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर क्या होगा? तो पहले कैपेसिटर का डिस्टेंस D1 और इसका डिस्टेंस DO, D1 का वैल्यू इन्होंने देके रखा हुआ है और वो कितना दिया हुआ है, 5 mm दिया हुआ है। तो D2 क्या होगा वो हम चेक करेंगे, D2 क्या होगा। तो देखो दोनों का कैपेसिटेंस क्योंकि सेम है, C1 इज इक्वल टू C2, तो एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1 विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2 हो जाएगा। ये गया, हमको चाहिए D2, तो D2 इज इक्वल टू A2 D1 अपॉन A1। A2 A1 का देखो यूनिट सेम है तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएगा, D1 का जो यूनिट होगा वही D2 का यूनिट आ जाएगा। तो A2 का वैल्यू आपका 500 है, A1 का वैल्यू आपका 100 है। ठीक है, और D1 का वैल्यू कितना है, D1 का वैल्यू 5 mm है, इंटू 5 mm, तो ये 25 मिलीमीटर आ गया आपका। 25 मिलीमीटर का मतलब होता है 2.5 सेंटीमीटर, 10⁻⁻1 मीटर होता है ना, तो 22.5 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। If a dielectric is inserted in a charged capacitor when the battery is disconnected from it, the quantity that remains constant, charge constant रहता है भाई, बाकी चेंज हो सकता है, चार्ज कांस्टेंट होता है, बाकी चेंज होगा चार्ज। डाइलेक्ट्रिक डालने से चार्ज चेंज नहीं होगा, बैटरी लगाकर अगर मान लो आप और चार्जेस उसमें डालोगे तो फिर चार्ज बढ़ेगा, पर आपने अगर मान लो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया तो डाइलेक्ट्रिक डालने से चार्ज नहीं चेंज होगा। 2 point charges are placed at a distance r in an air, exert force F on each other, then distance at which these charges will exert same force in a medium of dielectric constant। अच्छा ठीक है, देखो अगर मान लो दो चार्जेस एयर में हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, Q1 Q2 चार्ज है, तो इनके बीच में फोर्स F बोला गया है। अगर वो एयर में, तो एयर या वैक्यूम में रहेगा तो फोर्स का वैल्यू होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r। ठीक है, देन डिस्टेंस एट विच दिस चार्जेस विल एक्सर्ट सेम फोर्स। अगर मान लो इनको किसी डाइलेक्ट्रिक में डाल दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है,
तो अब इनके बीच का फोर्स बदल जाता है, k टाइम्स कम हो जाता है, Q1 Q2 अपॉन इसमें मान लेते हैं R1 मान लेते हैं, R1 डिस्टेंस पे। अब कैसा ना कि फोर्स कम हो जाएगा अगर सेम डिस्टेंस रखोगे तो अब हमें डिस्टेंस चेंज करना है। फोर्स बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। मान लो डिस्टेंस कम करते करते हम लोग इतने डिस्टेंस पे आ गए कि अब इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में उतना ही फोर्स है जितना फोर्स एयर में था। तो अब आपको बताना है कि R1 का वैल्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस R1 क्या होगा। तो इसका मतलब फोर्स वही पिछला वाला ही लेना है, और इस बार इनके बीच का फोर्स का जो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है ना, के आ जाएगा, और Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी ये R स्क्वायर है, सॉरी R स्क्वायर, यहाँ R1 का स्क्वायर। अब ये पुराना वाला F और नया वाला F तो सेम ही है, तो ये दोनों इक्वेट कर दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। तो देखो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो नीचे आप देख सकते हो R स्क्वायर जो है KR स्क्वायर के बराबर है, R स्क्वायर KR1 स्क्वायर के इक्वल होगा। तो R1 का स्क्वायर R स्क्वायर बाय K हो जाएगा, तो R1 का वैल्यू R बाय रूट K हो जाएगा। R बाय रूट K ऑप्शन सी आपका आंसर है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 5 माइक्रोफैराड। ओके, व्हेन अ ग्लास प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन इट्स टू प्लेट्स, its potential difference reduces to 1/8 of the original. The value of relative dielectric constant is। अच्छा, dielectric constant ग्लास का क्या होगा when a glass plate is inserted between its two plates। देखो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस मान लो C0 मान लेते हैं हम लोग, उसका वैल्यू कितना था, 5 माइक्रोफैराड था। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो कि व्हेन अ ग्लास प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन इट्स टू प्लेट्स, फिर इनके प्लेट्स के बीच में एक ग्लास प्लेट डाल दिया गया और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग मान लेते हैं K है। अब कैपेसिटेंस क्या हो गया नए वाले का, नए वाले का जो कैपेसिटेंस होगा वो K टाइम्स पुराना वाला C0 हो जाएगा। C0 हमको देके रखा हुआ है, और बोला ये गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1/8 ऑफ द ओरिजिनल हो जाता है। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये 1/8 मतलब 8 टाइम्स कम हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों केस में आपका अगर आप ध्यान से देखोगे तो कांच डालने की वजह से चार्ज में तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो दोनों का चार्ज सेम कर दो, Q1 इज इक्वल टू Q2। अब इसमें क्या हो जाएगा, C0 V0 हो जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएगा, C इंटू V हो जाएगा नए वाले में। तो C0 V0 इज इक्वल टू C का वैल्यू क्या है K C0, और V का वैल्यू क्या है V0/8। तो यहाँ साफ साफ क्लियर दिख रहा है आपका K का वैल्यू जो है वो 8 आ रहा है आपका, दैट इज ऑप्शन ए। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल possesses maximum potential energy when the angle subtended by it with the direction of the field is। An electric dipole possesses maximum potential energy when the angle subtended by it with the direction of the field is। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रहा तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो -P.E होता है, दैट इज -PE cos थीटा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मतलब cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। cos थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 1 डालोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। अगर cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मतलब -1 अगर हम यूज करें, तो cos थीटा का नेगेटिव में अगर मैक्सिमम यूज करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है बताओ, -PE, और cos थीटा का नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू यूज करो -1, ताकि इससे क्या होगा कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू PE मिल जाएगा। तो मुझे बताओ कि cos थीटा का -1 जब वैल्यू होगा तब इसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। ऐसे केस में थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा -1 कब होता है, जब थीटा 180 डिग्री हो या फिर पाई हो, और पाई मतलब ऑप्शन ए। तो जब आपका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो
तो ऐसे केस में आपका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आता है, दैट इज पी cos थीटा -1 हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The ratio of the forces between two charges placed at a certain distance apart in air and by the same distance apart in a medium of dielectric constant is, एयर के लिए फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एयर की बात कर लेते हैं। एयर में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सेम डिस्टेंस में अगर हम लोग सपोज करो डाइलेक्ट्रिक में डाल देंगे तो आपका फोर्स का वैल्यू FD हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, पर यहाँ पे ε0 K आ जाएगा अगर डाइलेक्ट्रिक में है तो बस आपका रेशियो निकालना है, FA/FD निकाल लो। FA/FD में आप ध्यान से देखोगे तो सब कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1/K, यही होगा ना, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1/K, तो इसका मतलब हो जाएगा ये K आ जाएगा, K:1, ऑप्शन बी सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस d इज करेक्टली शोन इन, ये कांस्टेंट होता है भाई। इनफाइनाइट चार्ज शीट का मैंने आपको बताया था, अगर याद होगा तो हमने डेरिवेशन किया था। इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो σ/ε0 होता है और वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है, हर जगह पे कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट है तो ऑप्शन सी आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। In parallel plate capacitor, electric field between the plates is E. If the charge in the plate is Q, then the force on each plate is. ये क्वेश्चन बच्चों हम लोग कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। देखो ये प्लेट है और ये प्लेट है, इन्होंने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट जो होगा वो E होगा। अब ये E जो होता है बिटवीन द प्लेट्स E होगा, इस E का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है प्लेट्स के बीच का, तो ये जो E होता है हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो σ/ε0 होता है, σ/ε0 होता है इसके बीच का। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो क्रिएट, ये पॉजिटिव चार्ज एक क्रिएट करता है इस डायरेक्शन में और ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है वो भी इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के पास जाता है और पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो σ/2ε0 होता है और सिर्फ नेगेटिव चार्ज द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी σ/2ε0 ही होता है। दोनों जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रहते हो तो वो ऐड कर देते हो, E प्लस प्लस E माइनस, और तब टोटल आपका σ/ε0 हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमको सिर्फ ये एक पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, एक प्लेट पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन ईच प्लेट, तो सिर्फ एक प्लेट पे कितना फोर्स लग रहा है हमें ये चेक करना है। तो आप क्या करोगे, मान लो इस पर चार्ज आपका प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है, तो दोनों पे सेम चार्ज होता है। तो आप एक काम करो, सिर्फ एक प्लेट को रखो और इसकी वजह से जहाँ पे दूसरा प्लेट रखा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो बताओ। अब इसकी वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बताओ, इसके वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी σ/2ε0, यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो σ/ε0 था उसका आधा आ जाएगा, क्योंकि ये आधा ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा E/2, बाकी E/2 तो दूसरा वाला क्रिएट कर रहा था, उसको तो हमने हटा दिया। तो अभी फिलहाल एक ही प्लेट रखोगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E/2 आएगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका आधा आएगा, समझे। और आपका ये प्लेट रखा हुआ है यहाँ पे और इस प्लेट पे चार्ज कितना है, -Q चार्ज है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको फोर्स निकालना है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, उसमें कोई चार्ज Q पड़ा हुआ है, तो उस चार्ज Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है, उस फोर्स का वैल्यू Q × E होता है, Q × E। तो यहाँ पे जो प्लेट पड़ा है जिसपे चार्ज -Q है, मतलब हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे, प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड ही पूछा गया है। तो फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, Q × E हो जाएगा, Q, और यहाँ पे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E/2, तो ये QE/2 हो जाएगा, सिंपल। Q/2 इस पे भी लगेगा, QE/2 इस पे भी लगेगा, तो फोर्स QE/2 दैट इज ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 3 capacitors of capacitances C, 3C and 6C are connected once in series and then in parallel. The ratio of equivalent capacitance in series to that in parallel. अच्छा, सीरीज में और पैरेलल में है, ठीक है। पहले काम करते हैं, सीरीज वाला निकाल लेते हैं। 1 सीरीज का क्या हो जाएगा, 1/C + 1/3C + 1/6C।
तो 1/CS इज इक्वल टू, अब इनका जो LCM है वो 6 ही आ रहा है, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर नीचे 1 से ही रहने दो मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना हो जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 6 7 8 9 9/6C और दैट विल बी इक्वल टू 3/2C। तो CS का वैल्यू यहाँ पे 2C/3 आ जाएगा, सीरीज वाला आ गया। पैरेलल में तो सीधा ऐड हो जाएगा भाई, कितना C + 3C + 6C 6 7 8 9 10 10C हो जाएगा। सीरीज और पैरेलल का इनको रेशियो चाहिए, CS/CP 2C/3 2C/3 और अपॉन 10C। तो 2 1 2 5 तो 1/15 आ जाएगा आपका आंसर। 1/15 है कि नहीं? अच्छा हाँ है ना, ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। A parallel plate capacitor with air between the plates has capacitance 12 microfarad. If the distance between the plates is reduced to half and space between them is filled with a substance of dielectric constant 4, the new capacitance will be. तो जो पुराना कैपेसिटेंस है C, जिसका वैल्यू होता है ε0A/d, इसका वैल्यू आपको दे के रखा हुआ है 12 माइक्रोफैराड, ये C0 जब एयर भरा हुआ है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि अब जो अगला कैपेसिटेंस होगा, इसका मान लो डिस्टेंस d है, एरिया a है, इसमें भर दिया डाइलेक्ट्रिक। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रेड्यूस टू हाफ, और डिस्टेंस भी कम कर दिया, d/2 कर दिया, एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k व्हिच इज इक्वल टू 4, द न्यू कैपेसिटेंस। तो न्यू कैपेसिटेंस मान लेते हैं C' है, दैट इज इक्वल टू ε0 k, क्योंकि अब डाइलेक्ट्रिक भरा है ना, ε0 k A अपॉन A तो सेम है, D का हो जाएगा d/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 k ε0 A/d हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2k। अब देखो ε0 A/d जो है वो आपका तो C0 हो गया ना, पहला वाला हो गया, तो C' इज इक्वल टू 2k C0, C' इज इक्वल टू 2k C0, बस हो गया। 2 × k का वैल्यू 4 और C0 जो पहले का देखे रखा हुआ है 12, तो 12 4 × 48 2 × 9 80 96 यस 96 माइक्रोफैराड आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट इन एयर इज σ/ε0, σ/ε0 2ε0 आता नहीं, इनफाइनाइट प्लेन शीट है ना, हाँ सॉरी σ/2ε0, ये तो सीधा है, तो सीधा फॉर्मूले वाली बात हो गई। A parallel plate capacitor is charged by a battery and then disconnected. The dielectric slab of constant K is then inserted between the plates. The potential difference between the plates, okay, ठीक है। पहले तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और उसको चार्ज कर दिया, चार्ज करने के बाद इसका चार्ज फिक्स हो गया भाई, एक बार चार्ज कर दिया तो जितना चार्ज किया उतना चार्ज इसके अंदर रहेगा, अब चार्ज नहीं चेंज होगा। एंड देन डिस्कनेक्ट कर दिया, अब इसके बाद इसके अंदर भर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो Q देखो याद रखना सेम ही रहने वाला है आपका, Q चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा ये हमको पूछा गया है, तो मान लो पहले पोटेंशियल डिफरेंस आपका V था, और V इज इक्वल टू क्या था बताओ, देखो C इज इक्वल टू Q/V होता है, V इज इक्वल टू Q/C होता है। नाउ C इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, ε0 A/d। अब ध्यान देना, इसमें क्या है, ये आपका V का वैल्यू हो गया, पहले केस में जो आपका V का वैल्यू है वो Qd/ε0 A। सेकेंड केस में जो आपका V आएगा वो V' आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा Q/C'। कैपेसिटेंस बदल चुका है, अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q चेंज नहीं होगा, पहले जैसे ही होगा, ε0 Ka/d हो जाता है ना, Ka/d मतलब K ε0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है अगर K डायरेक्टली भर दिया है तो। ऐसे केस में आपका यहाँ पे देख सकते हो V' का वैल्यू क्या हो गया, Qd/K ε0 A। अब देखो Qd/ε0 A जो है वो तो V ही है, तो V' इज इक्वल टू V/K हो गया, बस 1/K टाइम्स हो जाता है, 1/K टाइम्स मतलब ऑप्शन सी पोटेंशियल। A parallel plate capacitor is charged by battery and then battery remains
क्या फिर से वापस वही, द डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट के इज देन इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो यार सेम क्वेश्चन है। डिक्रीजेस 1/k टाइम्स, नहीं नहीं ये गड़बड़ है, डिक्रीजेस k टाइम्स आएगा। देखो इसमें घपला है, ऑप्शन में घपला है, अच्छा वो यहाँ पे आ गया, डिक्रीजेस k टाइम्स होगा, इसमें इन्होंने घपला करके रखा हुआ, क्योंकि देखो जो हमने देखा था v डैश इज इक्वल टू v/k आ रहा था ना, तो k टाइम्स डिक्रीज हो रहा है ऐसा आप बोलोगे अगर नीचे रेसिप्रोकल में है तो। इसका इन्होंने सोल्यूशन क्या देके रखा मैं देख लेता हूँ, 63 का डी आंसर है, डी आंसर है, डी कैसे आंसर हो सकता है, द कैपेसिटेंस बिकम्स k टाइम्स, अच्छा कैपेसिटेंस पूछा है क्या, सॉरी 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 सॉरी, इसके पहले पोटेंशियल पूछा था ना, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, वही तो बोलो यार, आंसर डी क्यों देके रखा हुआ है, कैपेसिटेंस पूछा है, सॉरी कैपेसिटेंस का तो सीधा रिलेशन है, C इज इक्वल टू K इंटू सी नॉट हो जाता है, K टाइम्स कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीजेस K टाइम्स, आई थिंक ये शायद ऑप्शन कंप्लीट नहीं है, ये तो सीधा हो जाएगा इंक्रीजेस K टाइम्स, सॉरी मैं पढ़ने में गलती हो गई थी, मुझे लगा सेम क्वेश्चन है रिपीट हुआ है, और इस बार उन्होंने कैपेसिटेंस पूछा है कि कैपेसिटेंस का क्या होगा, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो एयर के केस में होता है एप्सिलॉन नॉट A/d, और जब आप डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दोगे तो K एप्सिलॉन नॉट A/d हो जाता है, K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट्स P and Q आर मेंटेन एट द पोटेंशियल 10 वोल्ट एंड -4 वोल्ट, तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, ये 10 वोल्ट पे है Vp, और जो आपका VQ है वो आपका -4 वोल्ट पे है, आगे बोलिए। देन वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P टू Q, P से लेकर Q तक 100 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मूव करना है तो कितना वर्क डन लगेगा, तो हमें याद रखना वर्क डन फ्रॉम P टू Q पूछा गया है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करना है, पर पहले चार्ज का पता कर लो, चार्ज है 100 इलेक्ट्रॉन्स, और याद रखना चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मैटर करेगा, तो 100 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज 100 हो जाएगा, समझे, और माइनस लेना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, -100 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज का वैल्यू है ये, तो Q का वैल्यू आपका हो जाएगा 1.6 सॉरी -1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ये तो Q आ गया। वर्क डन फ्रॉम P टू Q, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर वर्क डन में P टू Q है तो हम QP VQ माइनस VP करेंगे, VQ माइनस VP इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम P टू Q अपॉन टोटल चार्ज Q, तो वर्क डन फ्रॉम P टू Q विल बी इक्वल टू, ये Q यहाँ आ जाएगा, Q इंटू VQ माइनस VP दैट इज इक्वल टू, Q का वैल्यू क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷, रुक जाओ 17, और VQ का वैल्यू क्या है, VQ का वैल्यू -4 है -10 है, -4 है -10 है -14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 14 हो जाएगा इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, तो यहाँ पे भाई कितना हो जाएगा बताओ, 14 इंटू 16 कितना होगा, कर लो कैलकुलेट, 14 इंटू 16, 6 4 ज़ा 24, 6 4 6 4 10 11 12 और 2.24 आ रहा है, पॉजिटिव में आएगा 2.24, 2.24 क्यों आएगा, 22 आएगा ना, सॉरी 22.4 आएगा, सॉरी 22.4 इंटू 10⁻⁷, और 2.24 एक -10 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁷ जूल आ जाएगा, तो 2.24 पॉजिटिव में वैसे भी एक ही है, ऑप्शन डी, तो ये आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द कैपेसिटीज ऑफ 3 कैपेसिटर्स आर इन द रेशियो 4:3:2, their equivalent capacity when connected in parallel is 105/13 microfarad, more than what when connected in series, ये तो क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है, the individual capacitors are of values in microfarad, तो देखो रेशियो दिया हुआ है 4:3:2, तो आप कैपेसिटेंसेस के वैल्यू ले लो 4C 3C और 2C, ये तीनों कैपेसिटर्स के वैल्यूज है 4C 3C 2C, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटी व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल,
अब पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो उसका जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगा इज 105/13 माइक्रोफैराड मोर देन व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं उससे 105/13 ज़्यादा होगा पैरेलल के केस में। तो पैरेलल विल बी इक्वल टू सीरीज प्लस 105/13, ऐसा वो कहना चाहता है। ठीक है, अगर इन तीनों को आप पैरेलल में कंबाइन करोगे तो क्या आएगा बताओ। पैरेलल में कंबाइन करने पर 4 + 3 + 2 4 + 3 + 2 C आ जाएगा इज इक्वल टू। सीरीज में कंबाइन कैसे करोगे, तो सीरीज के लिए मैं साइड में कर लेता हूँ इसको। 1/CS इज इक्वल टू 1/4C + 1/3C + 1/2C। इनका जो LCM है वो 12 आ जाएगा। तो 1/CS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 + 4 + 6/12C। 6 4 10 11 12 13, तो ये हो जाएगा 13/12C और CS का वैल्यू आपका आ जाएगा 12C/13। तो CS का वैल्यू मैंने साइड में कैलकुलेट कर लिया और वो आ रहा है हमारा 12C/13 प्लस 105/13। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 9C आएगा ना, 4 3 7 8 9 9C इज इक्वल टू 12C/13 प्लस 105/13। तो ये आपका 9C इज इक्वल टू 12C प्लस 105/13 हो जाएगा। 13 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आपका 12C प्लस 105 इज इक्वल टू 13 × 9 कितना होता है, 13 × 9 कितना होता है यार, ये आना चाहिए 9 3 27, 117 होता है ना। हाँ 117 होता है, तो ये 117C हो जाएगा, 117C हो जाएगा। तो 105 इज इक्वल टू 117C माइनस 12C, सो 105 इज इक्वल टू 105C हो जाएगा। अरे वाह, 105 ही होगा ना। तो C का वैल्यू तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। C का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 आ जाए तो वैल्यूज डाल दो। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइक्रोफैराड आएगा, क्योंकि हमारा वैल्यू जो है 105 हमने माइक्रोफैराड में लेके रखा है, माइक्रोफैराड। तो इसका मतलब पहला कैपेसिटेंस जिसका वैल्यू 4C था वो 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। दूसरा वैल्यू जो था वो 3C था, 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तीसरा जो था वो 2C था, तो वो 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। 432 सीधा आ जाएगा, 432 ऑप्शन ए आ गया। बच्चों एक आध क्वेश्चंस और मैं यहाँ पे कहीं से ढूंढ के सॉल्व कर रहा था, मतलब कुछ और प्रीवियस से क्वेश्चंस देखे थे, तो मुझे लगा कि ये 2 शायद कवर नहीं हुआ, ये 2 टाइप का क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपके जो प्लेट्स है ना वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं और बोलते हैं कि इसका टोटल कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगा वो निकाल के दो। और एक क्वेश्चन है उसके बाद स्फेरिकल शेल वाला, वो मैं करूँगा। तो ये 2 क्वेश्चन के बाद आपका ये टॉपिक भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसा नहीं कि 4 प्लेट्स अरेंज किए हुए हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। चारों प्लेट्स में जो अरेंजमेंट है, जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है वो सेम है, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, सारे प्लेट्स आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सपोज करो यहाँ का टोटल कैपेसिटेंस, यहाँ का टोटल कैपेसिटेंस C1 और C2 है और दोनों का रेशियो मान लो निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में हम लोग को समझ नहीं आता है कि आपका जो कैपेसिटर बनेगा कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा, तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो, तो आपको बस कनेक्शंस देखना है, आपको बस यही पता करना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा आएगा, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा आएगा, उस हिसाब से आपको बस अरेंजमेंट देखना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में जो 2 पॉइंट के बीच में यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में आपको निकालना है टोटल ओवरऑल कैपेसिटेंस कैसे कनेक्ट किया गया है, उन 2 पॉइंट्स को आप जोड़ दो, क्योंकि इन्हीं 2 पॉइंट से सारा का सारा कनेक्शन किया हुआ है। उन 2 पॉइंट्स को यहाँ पे बना लो पहले, एक्स और वाई। और उसके बाद आपको एक काम और करना है, सारे प्लेट को नंबर दे दो, 1 2 3 4, 4 प्लेट्स हो गए और चारों प्लेट आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आपस में कैसे कनेक्टेड है वो कनेक्शन दिखाना पड़ेगा, आपका काम हो गया। तो यहाँ पे देखो आपका जो पहला प्लेट है और आपका चौथा प्लेट है ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, पहला प्लेट चौथा प्लेट आपस में कनेक्टेड है, तो मैं पहला प्लेट बना देता हूँ और पहला प्लेट कनेक्टेड है एक्स से, तो उसको एक्स से जोड़ दो। प्लेट पहला कनेक्टेड है एक्स से, जोड़ दो एक्स से।
और उसके बाद फिर चौथा प्लेट है, चौथा प्लेट जो है वो भी X से कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे प्लेट 4 लिख दे रहा हूँ, यहाँ कहीं होगा यहाँ पे प्लेट 4, इसको भी आप X से कनेक्ट कर दो। कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे प्लेट की। दूसरा प्लेट कनेक्टेड है Y से, तो दूसरे प्लेट को, और देखो वो प्लेट 1 के सामने है, प्लेट 1 के सामने दूसरा प्लेट है और वो कनेक्टेड है आपके Y से, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपका Y से एक और प्लेट निकल रहा है जो कि आपका 4 से कनेक्टेड है। तो Y से एक और प्लेट निकल रहा है जो आपका जो प्लेट 3 है, जो कि 4 के सामने, 4 के सामने एक 3 प्लेट है और इसके सामने ये रहा आपका। अच्छा, आप बोलोगे सर 2 और 3 भी आमने सामने है। एक्चुअली 2 और 3 आप देखोगे तो दोनों साथ में कनेक्टेड है ना, तो ये आपस में कनेक्टेड है, मतलब ये आपस में कनेक्टेड है Y से ऐसे। तो ये कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपका कि ये दोनों कनेक्टेड है Y से, ठीक है। तो ये आमने सामने ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये आपस में कनेक्ट हो गए ना। कनेक्ट हो गए मतलब वो एक ही प्लेट हो गए, ये दोनों एक ही प्लेट हो गए और Y में चले गए, क्योंकि दोनों आपस में खुद कनेक्ट हो गए। तो इनके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा ऐसा मान के चलो आप, बल्कि दोनों का कॉमन कनेक्शन Y में है। अगर आप इसको रिप्लेस करके एक प्लेट सिंगल बना दोगे तो भी चल जाएगा, और जो कनेक्शन Y में जा रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों जो कैपेसिटेंस है वो पैरेलल में है, C और C। उनका जो टोटल कैपेसिटेंस होगा C1 दैट विल बी इक्वल टू 2C, क्योंकि पैरेलल में आपका कैपेसिटेंस सीधा ऐड हो जाता है, 2C आ गया। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं कनेक्शन में। C2 का देखते हैं वैल्यू क्या होगा। इसमें फिर से आपको क्या करना है, X1 बनाना है पॉइंट, और पॉइंट Y1 बनाना है, और कनेक्शंस देखो, प्लेट का नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। 1 जो है वो X1 से निकल रहा है, X1 से एक प्लेट निकल रहा है 1, प्लेट 1 X1 से निकल रहा है, और उसके सामने प्लेट 2 है, प्लेट 2 जो है Y1 से निकल रहा है, Y1 से उसके सामने प्लेट 2 जा रहा है, ठीक है। प्लेट X1 से प्लेट 3 निकल रहा है। अब देखो यहाँ पे प्लेट 2 और प्लेट 3 आपस में कनेक्टेड नहीं है बच्चों, तो ये आमने सामने होंगे। X1 से एक प्लेट निकल रहा है जो कि एक्चुअल में आपका प्लेट 3 है, समझे। और यहाँ पे आप देखोगे तो 3 2 के सामने में भी है, 3 4 के सामने में भी है, और 2 कहाँ से निकल रहा है, Y1 से। मतलब Y1 से एक प्लेट निकलेगा 2, और ये इसको 2 लिख दो तुम। देखो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आप बोलोगे सर ये वापस 2 कैसे निकाल दिया। देखो यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि यहाँ भी एक कैपेसिटर बन जाएगा, यहाँ भी एक कैपेसिटर बन जाएगा, और यहाँ भी एक कैपेसिटर बन जाएगा। यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स बनेंगे। रीज़न क्या है कि देखो 1 और 2 आपस में कनेक्टेड है क्या, नहीं। जो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे और अगर आमने सामने होंगे तो वो कैपेसिटर बना देगा। यहाँ पे 2 और 3 ने कैपेसिटर नहीं बनाया, क्योंकि भाई 2 और 3 को तुमने जोड़ दिया ना। देखो अगर आपका कनेक्शन ऐसे है तो ये कैपेसिटर है आमने सामने, लेकिन आमने सामने रख के जोड़ दोगे तब ये कहाँ से कैपेसिटर बन जाएगा। तो एक्चुअली में क्या था, इसके पहले यहाँ पे 2 और 3 तुम्हें आमने सामने दिख रहे हैं, लेकिन तुमने दोनों को जोड़ दिया है, तो ये कैपेसिटर नहीं है। 1 और 2 आपस में जुड़े हुए हैं क्या, नहीं। 3 और 4 आपस में जुड़े हुए हैं क्या, नहीं। तो यहाँ सिर्फ 2 कैपेसिटर बनेगा। यहाँ पे 1 और 2 जुड़े हुए हैं क्या, नहीं, पर आमने सामने है, मतलब कैपेसिटर 1। 2 और 3 आपस में जुड़े हुए हैं क्या, नहीं, पर आमने सामने है तो कैपेसिटर बना देंगे। 3 और 4 आमने सामने है, कैपेसिटर बना देंगे। तो यहाँ 3 कैपेसिटर्स बनेगा। तो हमने क्या किया, देखो 1 निकाला X1 से, उसके सामने 2 रख दिया। 2 कहाँ जा रहा है, Y1 पे। अब यहाँ पे हमने X1 से आपका निकाला 3, X1 से निकाला 3, और 3 के सामने 2 है, 3 के सामने 2 है, जोड़ दिया उसको। अब ये 3 के सामने 4 भी है। 4 कहाँ से निकल रहा है, Y1 से। Y1 से निकल रहा है 4, और उसके सामने क्या है, 3, ये वाला है। या तो आप एक काम कर सकते हो, उसको ऐसे भी कर दो तो भी चल जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 है, और उसके बाद फिर ये 2 आपके Y1 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखो 2 का काम हो गया अपना। अब ये जो X1 है, X1 से एक और कैपेसिटर निकल रहा है, प्लेट निकल रहा है 3, ठीक है। और उसके अलावा आपका यहाँ पे आप देखोगे तो 3 के सामने 2 है, 3 के सामने 2 है, और 2 आपके Y1 से जुड़ा हुआ है। 3 के सामने 4 है, 3 के सामने 4 रख दो, और 4 किससे जुड़ा हुआ है आपका, Y1 से जुड़ा हुआ है। और एक कैपेसिटर क्योंकि 2 और 3 के बीच में ही बन रहा है, तो ये तो जोड़ना पड़ेगा भाई, वैसे कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। 3 के सामने 2 भी है, और इसी 3 के सामने 4 भी है, ऐसा बना दो आप। 3 के सामने 2 भी है, 3 के सामने 4 भी है।
बस देख लेना आपस में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। 2 y1 में जा रहा है, 4 भी y1 में जा रहा है, ऐसे 3 कैपेसिटर्स बन जाएंगे यहाँ पे, और तीनों यहाँ पे भी दिख रहे हैं पैरेलल में। इसका मतलब C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, C 3C। तो अब C1 अपॉन C2 2/3 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि लेवल जो इसका वो काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली ये सब क्वेश्चंस आपके JEE के क्वेश्चंस होते हैं। इनफैक्ट एडवांस के भी क्वेश्चंस में कई बार एडवांस के क्वेश्चंस तक का लेवल आप समझ सकते हो कि ये जा चुका है। तो JEE नीट एडवांस इस लेवल तक के क्वेश्चंस, अच्छे खासे क्वेश्चन का ये लेवल है, ये इस टाइप का ये क्वेश्चन डाला हुआ है। तो ये थोड़ा अलग लगा मुझे। एक बार पूछा गया था, आई थिंक 2021 में शायद सिटी में पूछा गया था, पर इतना डिफिकल्ट लेवल आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, हार्डली एक आध क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो मैंने जो देखा उसमें देखा तो उठा के आपको बता दिया कि इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये और है जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2। देखो एक शेल है, शेल मतलब क्या, अंदर खोखला है, ये खाली है, ये पूरा पार्ट हॉलो है, लेकिन ये पार्ट पूरा भरा हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पार्ट भरा हुआ है। इसको आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो, अगर मैं पूरा भर दूं तो शेल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये ऐसे, और उसके बाद फिर इसको आप अंदर भर के ऐसे हो जाएगा, ये आपका शेल होता है। शेल मतलब इतना पूरा पार्ट जो है ये पूरा मेटल का शेल है और अंदर पूरा खाली है। ठीक है, इसके ऊपर, लेकिन डायग्राम में ऐसे नहीं बनाया जाएगा। डायग्राम में वो बस वो 2 गोला मार देंगे। अरे तो डायग्राम में क्या करेंगे, वो 2 गोला मार देंगे ऐसे, अब बोल देंगे शेल है। तो तुम्हें समझना है कि अच्छा इस शेल है मतलब ये भरा हुआ है और यहाँ पे पूरा खाली है। तो शेल का देखो इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। तो एक सरफेस इसका अंदर हो गया और एक सरफेस बाहर हो गया। इन्होंने बोला बाहर पे हमने Q चार्ज डाल दिया और इसके सेंटर पे ले जाकर एक -Q चार्ज डाल दिया। तो आप बताओ कि अंदर वाले सरफेस का और बाहर वाले सरफेस का, मान लो अंदर वाला सरफेस है ये, इसका चार्ज डेंसिटी σ1 है और बाहर वाले सरफेस का चार्ज डेंसिटी σ2 है। तो अंदर और बाहर वाले सरफेस का चार्ज डेंसिटी पूछा गया है कि क्या चार्ज डेंसिटी होगा। अब देखो होता क्या है कि जब आप किसी कंडक्टर के सामने चार्ज रखते हो तो कंडक्टर के अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, उसको इंडक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपने, ये कंडक्टर है, इसके सामने ले जाकर आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो इससे क्या होता है, इसके अंदर का नेगेटिव चार्जेस इस सरफेस पे आ जाता है अट्रैक्ट होकर, और पॉजिटिव चार्जेस दूर चला जाता है। इसको बोलते हैं इंडक्शन। कोई नया चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा पर चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। कि चार्जेस सेपरेट होने के बाद यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। वैसे अगर आप नेगेटिव चार्ज लाओगे तो सामने पॉजिटिव और दूर नेगेटिव क्रिएट हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, इसको इंडक्शन बोलते हैं। तो अगर आपने अंदर -Q चार्ज रखा है तो इसके अंदर वाले सरफेस पे पूरा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, और ये कितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, वेल इस केस में स्फेरिकल कंडक्टर के केस में आप याद रख सकते हो कि भाई यहाँ पे -Q डाला तो यहाँ पे एग्जैक्टली +Q चार्ज इंड्यूस होगा, उल्टा होता है +Q चार्ज। अब देखो +Q चार्ज आकर इस पूरे कंडक्टर का अंदर आ चुका है तो एग्जैक्टली उतना ही चार्ज जो है आपका वो बाहर जा चुका है, बाहर चला जाता है। क्योंकि टोटल चार्ज तो वैसे भी 0 ही होना चाहिए ना, क्योंकि आपने कोई चार्ज इसको नहीं दिया है, बस चार्जेस आगे पीछे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो अगर इनर वाले सरफेस पे इसने चार्ज +Q इंड्यूस किया, सॉरी प्लस आ जाएगा, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ हे भगवान, रुको रुको रुको, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, रुक जाओ। देखो σ2 अंदर वाले पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, उल्टा ही बोल दिया मैंने। अंदर पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा -Q, सॉरी +Q, क्योंकि -Q है तो एग्जैक्टली इतना ही चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर में, जरूरी नहीं कि हर जगह पे सेम चार्ज ही हो, स्फेरिकल कंडक्टर में -Q चार्ज है तो यहाँ +Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्टली उतना ही चार्ज, नेगेटिव चार्ज आपके बाहर वाले सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा, ताकि टोटल चार्ज अब भी 0 रहे, टोटल चार्ज आपका 0 ही रहेगा। तो ये बाहर वाले सरफेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा -Q। तो इन शॉर्ट अगर आप अंदर वाला सरफेस देखोगे, अंदर वाला जिसका रेडियस R1 है, इसके सरफेस पे कितना चार्ज है, +Q चार्ज है। और अगर आप बाहर वाला सरफेस देखोगे, आउटर सरफेस,
जिसका रेडियस R2 है, उसमें हमने पहले से ही प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ था और माइनस क्यू चार्ज और इंड्यूस हुआ, तो इसका चार्ज टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q माइनस क्यू। अब आपको क्या निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आपको निकालना है सिग्मा अंदर वाले के लिए, तो क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना है, प्लस क्यू, अपॉन एरिया क्या है इसका, 4πr1²। सिंपल है। इसका क्या हो जाएगा, σ2। चार्ज कितना है, Q माइनस क्यू, एरिया क्या है, 4πr2²। तो इसका चार्ज डेंसिटी, ये इसका चार्ज डेंसिटी, वही पूछा गया है आपको। समझ गए। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो फाइनली बच्चों आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है चैप्टर नंबर 8, ये चैप्टर भी होता है खत्म।